नमस्कार बच्चों, हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है आप ही के लिए बनाए गए इस वीडियो में। कक्षा 10वीं हिंदी लोकवाणी ऐसा वसंत कब आएगा, जिसके रचनाकार है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। और जी हाँ बच्चों, ये है स्वाध्याय मतलब प्रश्न उत्तर। इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे और उसे हल करने का प्रयास करेंगे। कविता तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ ली है कि ऐसा वसंत कब आएगा, जिसका समान रवि है, शशि है, सबका समान मुक्त पवन है। ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल जाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा, है ना। ऐसा वसंत जग में आए, ऐसा वसंत जो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। कवि के मानस में स्वप्न बना छाया था जो सीमित वसंत होगा जन जन के जीवन में साकार विपुल जब वह अनंत, जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। बच्चों जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये तो कविता का ऊपर नीचे अधर पधर पता नहीं क्या कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह से आप लोगों को याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस कविता का हमने वाचन किया था, पठन किया था, पाठन किया था, समझा था। अब उसी से संबंधित प्रश्नोत्तर करेंगे। तो देखिए, जब आप प्रश्नोत्तरी करेंगे तो आपके सामने टेक्स्ट बुक हो, टेक्स्ट बुक में कविता की पंक्तियां हों और फिर आप इनको सॉल्व कीजिए। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। कवि ऐसा वसंत चाहता है, संजाल पूर्ण कीजिए। ऐसा वसंत, कैसा वसंत, 4 उत्तरों में पूछा गया है। ये तो पूरा जग जानता है कि वसंत कैसा हो, यानी मनुष्य के जीवन का स्प्रिंग कैसा हो। तो सबका समान रवि हो, शशि हो। 1, सबके समान भूमि गगन हो। 2, सबको भोजन वसन भवन मिले। 3, सबके जीवन में रस छा जाए। 4, सबके अधर खिल जाएं, सबकी आंखें हंस दें। 5, ऐसे तो मुझे 4, 5, 6, 7 मिले हैं। आप अपने अंदाज़ों से लिख सकते हैं कि सभी मनुष्यों के भूमि और गगन समान हो, सबके अधर खिल जाए, आंखें हंसने लगें, सभी को भोजन वस्त्र और रहने के लिए भवन मिले, सबके जीवन में रस छा जाए। कवि ऐसा वसंत चाहता है। कविता की पंक्तियां आपके सामने होती है बच्चों परीक्षा में। आपको सिर्फ ढूंढना है, पहचानना है, समझना है और उत्तर लिखना है। उसके बाद पर्यायवाची शब्द लिखना है अधर। अधर, जब अधर खिल जाएं अधर और हंस दे आंखें। आंखें अगर हंस देंगी और अधर खिल जाएंगे तो क्या बच्चों आपको क्या लगता है अधर मतलब क्या होगा? जी हाँ, होंठ। ओके। और आंखें, बच्चों आंखें तो आप बचपन से जानते हैं। आंखों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं आप लोग? नेत्र। जी हाँ बिल्कुल। और लोचन, लोचन भी कहा जाता है। उसके बाद है अगला स्वमत अभिव्यक्ति के रूप में अंतिम 7 पंक्तियों का भावार्थ लिख दीजिए। कौन सी 7 पंक्तियां है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सबको दे भोजन से लेकर कब आएगा। सबको दे भोजन वसन भवन, ओके, जिससे जीवन में रस छा जाए, खिल जाए अधर हंस दे आंखें, ऐसा वसंत जग में आए। ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। ऐसा वसंत कब आएगा। ओके। इसका अर्थ लिखना बच्चों। क्या है, कविता की जो पंक्तियां होती हैं उसी को आप अपने सरल अर्थों में जो आप समझ रहे हो उसको लिख दो, 2 नंबर मिल जाते हैं। जैसे कवि इच्छा करते हैं कि सबको दे भोजन, यानी सभी को भोजन मिले। वसन यानी कपड़ा मिले। भवन यानी घर मिले, है ना। यानी जो जीवन की मूलभूत ज़रूरतें हैं, भोजन, कपड़ा, मकान, वो सभी उन्हें प्रदान करें। भगवान चाहते हैं कि ऐसा वसंत आए जिसमें हर व्यक्ति को भोजन, वस्त्र और मकान मिले। उसके बाद है खिल जाएं अधर हंस दे आंखें। होंठ खिल जाएंगे, आंखें हंसने लगेंगी। ऐसा कब होगा जब मनुष्य के जीवन में खुशियां होंगी, किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। कवि कहता है कि ऐसा वसंत इस जग में आए, इस संसार में आए, जब सब खुश हों, संतुष्ट हों, सबके चेहरे पर संतोष का भाव हो। फिर लिखा है ऐसा वसंत जो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। मतलब गर्मी के मौसम में भी और ठंडी के मौसम में भी। मतलब ना उसे गर्मी का असर होगा ना उसे ठंडी का असर होगा, उसे गर्मी में भी वसंत लगेगा और ठंडी भी वसंत लगेगा। ऐसा कब होगा बच्चों? ऐसा वसंत धरती पर आ जाए कि ग्रीष्म की तपतपाती दोपहर की गर्मी और शिशिर की लंबी रातों में कड़कड़ाती सर्दी में भी लोगों को कोई कष्ट ना हो। क्यों? क्योंकि वो सभी अपने अपने आरामदायक घरों में होंगे। तो कवि कहता है कि ऐसा वसंत कब आएगा। देखा, 2 अंकों के लिए जो मैं कह रहा हूँ उसे ही आप अपनी नोटबुक पे लिख लीजिए, आपको अच्छे अंक मिल जाएंगे। फिर है सूचना अनुसार कृतियाँ कीजिए।
उत्तर लिखिए। पहला है वसंत के अलावा पद्य में प्रयुक्त दो ऋतुएं। ओके, दो मौसमों का, और वसंत का मौसम तो है ही, और क्या, तो ग्रीष्म शिशिर, अभी अभी हमने कहा था ना, ऐसा वसंत जो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाएगा। तो ग्रीष्म में गर्मी का मौसम, शिशिर ठंडी का मौसम। तो दो ऋतुएं कौन कौन सी हैं? ग्रीष्म और शिशिर। सबके लिए समान है, क्या है? सबका समान रवि है, शशि है। तो सबके लिए समान कौन है? रवि यानी सूरज, शशि यानी चांद। ठीक है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। कविता में मतलब यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, तो उसका उस शब्द के लिए कौन सा शब्द कविता में प्रयोग किया गया था, ये आपको बताना है बच्चों। जैसे कमी, कमी यहाँ पे दिया गया है, कमी। तो कमी का मतलब कविता में कौन सा शब्द आया है? लड़कर अभाव के पतझड़ से। अभाव यानी कमी होता है बच्चों। यहाँ अगर आपने समानार्थी शब्द अर्थ कविता के सरल अर्थ किया है, कविता के शब्द अर्थ को देखा है, तो आप आसानी से इसके उत्तर बता सकते हैं। कमी के लिए आया है अभाव। उसके बाद मनुष्य। ओके, मनुष्य तो बहुत है, मनुज है, मानव है ना। तो जो भी शब्द आपको मिला वो मानव, मनुज भी आया था कि हर मनुज, है ना, हर मनुज कुसुम संतोषमय, मनुज मनुष्य। हंसी, हंसी के लिए कौन सा शब्द आया है? मुस्कान। जी हाँ, मुस्कान मधुर बरसाएगा। देखिए, आप कविता की पंक्तियां देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद फूल, फूल का मतलब होता है प्रसून, कुसुम, ये दोनों शब्द कविता में आए हैं। जी हाँ। चांद, अभी अभी मैंने बताया था, चांद के लिए शशि वर्ड आया है। वस्त्र, भोजन, वसंत, वसन यानी वस्त्र। मन, मन का मतलब मानस, तो मानस यहाँ पर आ गया है। और महल, महल शब्द के लिए कहाँ पे शब्द आया था बच्चों, आपको पता है कि नहीं? महल, महल यानी प्रासाद। यहाँ पे एक लाइन थी ना कि कौन सी लाइन थी? ऐसे वसंत कुछ चले गए, प्रासादों ही का नहीं कुटी का। तो कुटी मतलब झोपड़ी होता है, और प्रसाद मतलब महल होता है। तो देखा, अगर कविता आपको अच्छे से आती है तो उत्तर भी आप आसानी से लिख पाएंगे। शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए जिसकी कोई निश्चित सीमा है, लिमिट, लिमिट है यानी लिमिटेड है, तो दैट इज सीमित। ओके, जिसका शोषण किया जाता है, शोषण किया जाता है यानी एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, जिसको जो एक्सप्लॉइट होता है तो वो है शोषित। बिना थके, तो इसके लिए हम शब्द हैं अथक। और जिसका अंत नहीं, अनंत। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ा आसान। भाषा बिंदु, ये सब टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर बच्चों इस कविता के अंत में दिए गए थे, वही हम सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ओके, अर्थ लिखना है। खाली हाथ लौटना, मतलब खाली हाथ लौटे हम, यानी कुछ भी नहीं मिला, तो कुछ भी नहीं मिला या कुछ भी नहीं पाया, तो ये उसका अर्थ। वाक्य का प्रयोग आप कर सकते हैं कुछ भी। ऐसा है कि जैसे मैं बाजार तो सामान लेने गया था, लेकिन पैसे खो जाने की वजह से खाली हाथ लौट आया। यहाँ पे क्या लिखा है? रोहन दिन भर मजदूरी के लिए भटकता रहा, पर शाम को उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। ठीक है। उसके बाद है बिना सर पैर की बातें करना। बिना सर पैर की बातें कौन करता है बच्चों? वही जो बेकार की बातें करता है, यहाँ वहाँ की बात, मुद्दों की बात नहीं करता, बेकार की बात करता है। तो बेकार की बात करना या फिर व्यर्थ की बात करना, ऐसे। तो रमेश को बिना सर पैर की बातें करने की आदत है, कुछ भी हो सकते हो। यहाँ पे लिखा है मालव चुप हो जाओ, बिना सिर पैर की बातें करके मेरा वक्त बर्बाद मत करो। ठीक है, डायलॉग के रूप में यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है यादों में जाग उठना, यानी पुरानी यादें ताज़ा हो जाना, है ना। तो कल नवीन के जन्मदिन पर कई पुरानी यादें ताज़ा हो गई, यानी पहले भी कैसे हम नवीन का जन्मदिन मनाते थे, क्या करते थे, ऐसे। भरा पूरा अनुभव करना, भरा पूरा यानी भरपूर, अपने पास सब कुछ है, ऐसा अनुभव कब करते हैं? जब हम संतुष्ट रहते हैं, तो उसका मतलब है संतुष्ट हो जाना, ऐसे। तो मैं कह सकता हूँ कि आज अपना जीवन देखकर मैं भरा पूरा अनुभव करता हूँ, है ना। सब कुछ तो है जीवन में, जो कुछ नहीं है उसको मिस तो करते होंगे, लेकिन जो कुछ है उसके लिए खुशी भी मनाते होंगे, भगवान को शुक्रिया अदा करते होंगे। यहाँ क्या लिखा है? बोर्ड परीक्षा, हाँ, आपकी बोर्ड की परीक्षा आ रही है। बोर्ड परीक्षा का परिणाम देखकर उन्नति भरा पूरा अनुभव कर रही थी। ओहो, मतलब उसे अच्छे अंक मिले होंगे तो खुश हो गई। जिसको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे खाली खाली सा अनुभव करेगा, जिसको अच्छे अंक मिले वो भरा पूरा सा अनुभव करेगा। ये सब डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई पर। निम्नलिखित वाक्यों के अधोरेखांकित शब्दों से शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे। तो बड़ा आसान है बच्चों, कोष्टक में ऑलरेडी मुहावरा दिया गया है, एक वाक्य दिया गया है और आपको सही मुहावरा फिट करना है। सर्कस की गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक आश्चर्यचकित हो गए, तो क्या हो गए? दर्शक चौपट हो गए, ये लिखूं? दर्शक निछावर हो गए, लिखूं?
दर्शकों ने नाक भौं सिकोड़ा, मन मारा, फूला न समाये या दंग रह गए। हाँ, सही कहा आपने। सर्कस की गुड़ियों के करतब देखकर दर्शक आश्चर्यचकित हो गए यानी दंग रह गए, यानी उसी जिस वाक्य को अधोरेखांकित किया गया उससे संबंधित मुहावरे का प्रयोग हमको करना है, तो दंग रह गए, ऐसा है। फिर वापस, अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे बहुत आनंदित हुए। तो आनंदित हुए यहाँ पे क्या होगा, चौपट हो जाना, निछावर या फिर फूला न समाना। जी हाँ, तो इसको वाक्य में कैसे फिट करेंगे, अचानक पिताजी द्वारा पर्यटन पर जाने का निर्णय सुनकर बच्चे फूले न समाये। आप ये ना लिखा फूला न समाना, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, तो फूले न समाये। फिर उपयोजित लेखन, मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। अच्छा, यहाँ पे मुद्दे दिए गए हैं और उस आधार पर आपको कहानी लेखन करना है। क्या मुद्दे हैं, एक युवक गलत संगति के चलते बुरी आदतों का शिकार होना। तो आप कहानी लिख सकते हैं ना, एक युवक था, बहुत अच्छा था, पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी दोस्ती जो है गलत लोगों के साथ हो गई। इसकी वजह से दोस्ती में वो सिगरेट पीने लगा, फिर चरस गांजा भी पीने लगा, शराब पीने लगा, गलत संगति के कारण आदत का शिकार हो गया। एक दिन कहीं पर वो चरस गांजा ले रहा था दोस्तों के साथ, तो पुलिस का छापा पड़ गया क्योंकि गैरकानूनी है, और पुलिस ने उन सभी गुट में सभी लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें वो युवक भी था। पूछताछ में पुलिस अधिकारी का सच्चाई जानना। पूछताछ जब हुई तो पुलिस अधिकारी को पता चला कि लड़का अच्छा था, अच्छे घर से संबंधित है, पढ़ा लिखा है। समुपदेशन यानी गुड लेक्चर, अच्छा लेक्चर देकर उसको पूरा माइंड डाइवर्ट किया, उसे उचित सलाह दी पुलिस अधिकारी ने। और फिर रिहा होकर, रिहा मतलब जो सजा उसे मिलेगी थी, चाहे जितने दिन की, 1 2 3 2 महीना 3 महीना, तो जो भी सजा उसने पूरी की, लेकिन पुलिस अधिकारी की जो बातें उसने सुनी समझी, तो रिहा होकर युवक का पुरानी संगति छोड़कर छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करना। उसने पुरानी आदतें छोड़ दी और उन्हीं पैसों से उसने एक नया छोटा व्यवसाय शुरू किया। धीरे धीरे वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया, व्यवसाय बन गया, तरक्की करता गया क्योंकि बुरी आदतें छूट चुकी थी। और अब वो क्या करता है कि अपने ही जैसे युवकों को, रास्ते से भटके युवकों को, नशे में डूबे युवकों को वो नौकरी देता है, क्योंकि वो इस अनुभव से गुजर चुका है और इस तरीके से वो लोगों की मदद करता है और एक ऊंचा अच्छा समाज बनाने में सबकी सहायता करता है। तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से कहानी लिख सकते हो बच्चों। कहानी लिखना आसान होता है, मुद्दा आपके पास दिया गया है, कुछ नहीं करना आपको, उस मुद्दे के आधार पर आपको आगे बढ़ते रहना है और कहानी लिख देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि उचित शीर्षक दीजिए, तो शीर्षक तो आप लिख सकते हैं एक युवक, या फिर आप लिख सकते हैं सही मार्गदर्शन, जो पुलिस अधिकारी ने मार्गदर्शन दिया था, ऐसे कुछ भी आप शीर्षक अपनी तरफ से कर सकते हैं, है ना बच्चों। और इस तरह से हमारा ये स्वाध्याय वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बच्चों। कुछ प्रश्नों को लेकर मैं यहाँ पे उन प्रश्नों के उत्तर बताता हूँ, इसे आप अपने नोटबुक में सॉल्व कीजिए, समझिए कैसे उत्तर लिखा। इसके अलावा भी आप अतिरिक्त क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और इस तरह से आपकी तैयारी होती रहेगी। तो आप तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और कोई भी आशंका, शंका, डाउट कुछ हो भी तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।